what is an ideal mindset to remain invested as a mutual fund investor? I was talking to someone yesterday in a get together, and that person was saying that मैं 30 स्कीम्स में एसआईपी कर रहा हूँ, कि उसको मैं क्या जवाब दूं कि 30 स्कीम में वो एसआईपी क्यों कर रखा है। अभी आपने बोला 30 फंड्स है, पर उसमें आपने कैटेगरी नहीं बताई कि उसमें डेट फंड्स कितने हैं, उसमें हाइब्रिड फंड कितने हैं, इसमें इक्विटी फंड कितने हैं। हाँ। तो वो भी इंपॉर्टेंट है कि ये किस चीज के लिए, किस प्लान से उसमें इन्वेस्ट किया गया था, ये समझना बहुत जरूरी है। तो आप लोग ओवरऑल कितनी कंपनीज को ट्रैक करते हैं और कितनी कंपनीज में इन्वेस्ट कर रखे हैं अक्रॉस ऑल स्कीम्स टुगेदर? इंडस्ट्री में इतने सारे फंड मैनेजर्स है, राइट? इसको इवेलुएट कैसे करें कि किस स्कीम में पैसा डालूं और इस फंड मैनेजर को पैसा दूं? हेलो, नमस्कार। फेस टू फेस के एक और वीडियो में आपका स्वागत। मैं हूं आपका होस्ट विवेक बजाज। दोस्तों, फेस टू फेस के माध्यम से आई हैव बीन ट्राइंग माय बेस्ट टू गिव यू द राइट नॉलेज, रादर आई शुड से आई एम ट्राइंग माय बेस्ट टू गेट द राइट नॉलेज फॉर माई सेल्फ, एंड इन दिस जर्नी आपके साथ भी नॉलेज शेयरिंग करने का मुझे सौभाग्य मिल रहा है। वेरी वेरी हैप्पी एंड थैंक यू सो मच फॉर बिकमिंग पार्ट ऑफ माई इनिशिएटिव्स। आज हम लोग फेस टू फेस के अंदर में एक फंड मैनेजर को लेके आए। म्यूचुअल फंड के अंदर में बहुत बड़ा नाम है, काफ़ी सालों से लगे हुए हैं इस इंडस्ट्री के अंदर में। इनके साथ हमने ना एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे चर्चा की, वह माइंडसेट पे। मैं चाहता था इनके साथ तो रिटर्न और ये सब बातें करके उस जोन में जा सकता था, स्ट्रैटेजी बातें कर सकता था, बट मुझे लगता है कि समाव जो लोग सालों साल से मार्केट में है ना, वो इसको बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं कि माइंडसेट कैसे तैयार करें। हमने बातचीत की, हमने लास्ट तक इस तरह से इस चीज़ को स्ट्रक्चर किया डिस्कशन, क्योंकि एक हैक जो आपको दिया जा सकता है, एक रिटेल, एक यंग इन्वेस्टर या एक रीजनेबल साइज के इन्वेस्टमेंट जो कर रहे हैं उनको एक हैक दिया जा सके कि आप ये करोगे ना तो पैसा वेल्थ में कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा इंटरेक्शन था, सीधा साधा इंटरेक्शन था, ज़्यादा मसाला नहीं था इसके अंदर में, क्योंकि ये बहुत सीधे हैं और इनसे बात करके सीधी सादी नॉलेज की मुझे प्राप्ति हुई और आपको भी आई एम श्योर प्राप्ति होगी। लास्ट तक वीडियो देखिएगा तब मज़ा आएगा, नहीं तो आधा अधूरा वीडियो में ना एसेंस नहीं मिलता है। और आपको तो पता है मैं लंबा वीडियो बनाता हूँ, मैं छोटा वीडियो नहीं बना सकता हूँ। तो मुलाकात करते हैं रौनक से, जो कि पराग पारेख म्यूचुअल फंड के अंदर में एक फंड मैनेजर है और काफ़ी साल से उनके साथ में जुड़े हुए हैं। ऑलराइट, वेलकम करें मिस्टर रौनक ओंकार को। हेलो रौनक, वेलकम टू दिस फेस टू फेस। विवेक जी, धन्यवाद मुझे इनवाइट करने के लिए। मुझे बहुत एक्साइटमेंट हो रहा है और मुझे एक छोटी सी बात की जेलसी भी आपके साथ में कि आप पराग जी, जो हम सबके जनरेशन के एक लिटरली आइडल, भगवान, जो भी वर्ड हम यूज कर सके उनके लिए कम होगा, आप उनके साथ काम किए हुए हैं, उनसे सीखे हुए हैं। तो दिस इज सो अमेजिंग टू टॉक टू यू। मुझे लग रहा है कि थोड़ा बहुत विजडम पराग जी का आपके थ्रू मेरे अंदर आने वाला है। जी बिल्कुल पॉसिबल होगा। मेरे लिए तो बहुत बड़ा प्रिविलेज था और काफी लकी था मैं उन दिनों में उनके साथ काम करने के लिए। अमेजिंग। जो मेरे मित्र मेरे साथ जुड़े हैं, इस फेस टू फेस के साथ जुड़े हैं, मैं प्लीज़ रिकमेंड करता हूं कि आप पराग जी की बुक से ही चालू करिए अपनी जर्नी शेयर बाजार की। इससे अच्छी बुक, देसी इंडियन बुक, हम लोग विदेशी बुक बहुत पढ़ते हैं, बट देसी इंडियन इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बुक आपको नहीं मिलेगी। तो प्लीज़, मैं इस वीडियो के नीचे आपको मिशन का लिंक भी दे दूंगा इन केस यू वांट टू नो विच बुक आई एम टॉकिंग अबाउट। So Ronak, you run one of the most successful mutual funds in India. मैं सक्सेस को एक्चुअली रिटर्न से नहीं तोलता हूँ, मैं फिलोसॉफी में वे ऑफ वर्किंग एंड द सस्टेनेबिलिटी ऑफ द बिजनेस से तोलता हूँ। तो आप लोगों ने जबरदस्त काम किया है। यू हैव सो मच रिस्पेक्ट इन सोसाइटी। एवरी, आई थिंक, इंडियन हैज एटलीस्ट सम मनी इन्वेस्टेड विथ यू, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इजंट इट? जी थैंक यू सो मच, आपने जो प्रेस की, बट ये एक टीम एफर्ट है। लीडरशिप भी हमारे साथ थी, पराग जी, राजीव सर और हमारे जो बाकी फंड मैनेजर्स है, ये सब टीम एफर्ट है हम लोगों का। और अच्छा लगता है देख के कि काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स अभी बढ़ गए हैं संख्या में, और इतने इन्वेस्टर्स है और इतना बड़ा ईएम हो गया है। और हमारी तो इच्छा यही होती है कि सभी इन्वेस्टर्स को रिटर्न एक्सपेक्टेशंस एवरीथिंग अच्छा हो ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। सो कोशिश तो वही है।
अमेजिंग। सो मेरे पास एक्चुअली आपसे बात करने के लिए बहुत सारे टॉपिक्स हो सकते हैं। वी कैन एक्चुअली डू अ मास्टर क्लास ऑन म्यूचुअल फंड, क्योंकि आप इतने सालों से हैं इक्विटी इन्वेस्टमेंट पे, हम लोग काफ़ी बात कर सकते हैं। बट मुझे ना एक एक पॉइंट अभी खड़क रहा है, जो ग्राउंड लेवल पे जब मैं लोगों से बात कर रहा हूँ तो मुझे फील आ रही है कि थोड़ा डिस्कनेक्शन आ रहा है बिटवीन रिटेल इन्वेस्टर एंड मार्केट, राइट। एक्सपेक्टेशन मिसमैच हो सकती है, या हल्का सा जो करेक्शन आ गया है जिसके कारण उनके अंदर में एक स्ट्रेस दिख रहा है कि यार क्या करूं, रिडीम कर लूं या कुछ कर लूं। तो मैं आपके साथ ना ये मेंटल सेटअप पे ज़्यादा चर्चा करूंगा, बोथ फ्रॉम इन्वेस्टर पर्सपेक्टिव एंड ऑल्सो फ्रॉम अ फंड मैनेजर पर्सपेक्टिव, कि आपके माइंड में भी मैं घुस के लोगों को बताना चाहूँगा कि देखो एक फंड मैनेजर इस समय इस सिचुएशन में क्या सोचता है, क्या करता है, ताकि इन्वेस्टर भी उससे सीख सके और अपना डिसिप्लिन बना सके, राइट। जी। अमेजिंग। तो मैंने 10 पॉइंटर्स बना रखे हैं फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ माय डिस्कशन। आपके साथ बातचीत हुई थी, उसी से मैंने कंक्लूड किया 10 पॉइंटर्स। तो एक एक करके चलता हूँ। पहले एक माइंडसेट फाउंडेशन इस्टेब्लिश कर लेते हैं कि एक रिटेल इन्वेस्टर जो प्राइमरीली म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट कर रहा है उसका जो माइंडसेट है, और जो डायरेक्ट इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं उनका माइंडसेट, ये दोनों में बहुत डिफरेंस है। तो अगर आप खाली म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से बोलें कि what is an ideal mindset to remain invested as a mutual fund investor? सो ये म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट जो प्रोडक्ट होती है ना, ये उस चीज के लिए बनाई है कि ऐसे इन्वेस्टर के लिए बनाई है कि जिस इन्वेस्टर को डे टू डे स्टॉक्स ट्रैकिंग करना आता नहीं है, या उनको इच्छा नहीं है, या उनके पास समय नहीं है ये ट्रैक करने के लिए, तो वो एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर को उनकी पूंजी देते थे और उन्हें बोलते हैं कि ये आप इन्वेस्ट कर लो, और उसके ऊपर थोड़ी सी फीस चार्ज होती है वो इन्वेस्टर्स को। सो ये एक काफी वेल एस्टेब्लिश रिलेशनशिप है ऑल ओवर द वर्ल्ड। ऐसे नहीं कि इंडिया में ये स्पेशल है या सब जगह पे ऐसे है, बट ग्लोबली एस्टेब्लिश प्रैक्टिस है, और ये इंडिया में अभी ग्रो हो चुकी है एट अ मच साइजेबल पेस। Right. तो ये जो प्रोडक्ट है वो उन इन्वेस्टर्स के लिए है जिनको इन्वेस्टमेंट सिंप्लीफाई करने की आशा है, और जिन्हें लगता है कि एक गोल होना चाहिए अपने इन्वेस्टमेंट्स के लिए। सो मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ कि कोई इन्वेस्टर्स के गोल होते हैं। फॉर एग्जांपल, इन्वेस्टर के पास जो कैश फ्लो आती है वो इनकम में भी सैलरी से आती हो, या कोई उनका प्राइवेट बिजनेस हो उससे आती हो, या प्रोफेशनल्स हो उनके प्रोफेशनल फीस अर्न करके इनकम आती हो। ये उनकी इनकम इधर मंथली आती है या लमसम में आती है, कभी कभी जैसे बिजनेसमैन की होती है, साथ स्टडी नहीं होती, कभी लंपी होती है। तो ये इनकम तो आती रहती है उनके प्रोफेशनल एक्टिविटीज से, पर्सनल एक्टिविटीज से। सो ये इनकम को आपको सेव करना एक सबसे पहली चॉइस होती है कि आपके जो खर्चे हैं वो मैनेज करके जो भी अमाउंट बचती है उसको हम कैसे ग्रो करें। पर ये जो इनकम होती है उसकी रिक्वायरमेंट जो होती है वो हमेशा एक ही टाइम की नहीं होती। कभी कभी कोई शॉर्ट टर्म गोल्स होते हैं कि मे बी आपको स्कूल की फीस भरनी है, या आपके कोई फैमिली में खर्चा होने वाला है जो आपको पता है कि ये मे बी 1 साल में होने वाला है, मे बी 3 साल में होने वाला है, मे बी 5 साल में होने वाला है। तो ये कोई प्लान होता है। तो सबसे पहली चीज होती है कि ये आपके मन में होना चाहिए कि प्लानिंग कैसे हो आपके खर्चे की। कोई कोई लोगों के मन में प्लानिंग थोड़ी वेग होती है, विच इज वेरी नॉर्मल, कि सबको पता नहीं होता कि मे बी 10 साल के बाद मेरी रिक्वायरमेंट क्या होगी। पर जनरली पता होता है कि यार एक शादी, किसी घर में फैमिली की शादी करने के लिए खर्चा होने वाला है, तो उसके लिए पैसे सेव करने हैं। मे बी एक घर खरीदेंगे 10 साल के बाद, उसके लिए पैसे सेव करने हैं। मे बी बच्चे जब बड़े हो जाएंगे उनके कॉलेज के एजुकेशन के लिए पैसे सेव करने हैं। मे बी गाड़ी खरीदनी है, या कोई भी और लाइफ गोल्स होते हैं उनके लिए। सो ये लाइफ गोल्स से अगर सोचे तो ये इन्वेस्टमेंट करना थोड़ा सा आसान हो जाता है इन म्यूचुअल फंड प्रोडक्ट्स। और मैं इसको और थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ कि हर एक गोल के लिए, हर एक ड्यूरेशन के गोल के लिए म्यूचुअल फंड प्रोडक्ट बना हुआ है। अगर आपकी लॉन्ग टर्म गोल है, अगर आपको लगता है कि आपको ये पैसे लॉन्ग टर्म में चाहिए, रिटायरमेंट में चाहिए, या 5 साल के बाद आपको इसकी जरूरत पड़ेगी, तो इक्विटी म्यूचुअल फंड जैसा जो प्रोडक्ट है वो काफी यूजफुल होता है ये लॉन्गर टर्म गोल अचीव करने के लिए। ये लॉन्गर टर्म क्यों? क्योंकि इक्विटी में शॉर्ट टर्म में किसी को पता नहीं कि रिटर्न्स कैसे होंगे, बट अगर आप इक्विटी में लॉन्गर टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं उसमें भी रिटर्न्स की गारंटी नहीं होती। पर आपको पता है कि जो मार्केट साइकिल होते हैं, मार्केट ऊपर नीचे होता रहता है, वो आप एडजस्ट कर लोगे ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। इसकी भी गारंटी नहीं है। सो फार हमारे देश में अगर अपना देश ग्रो हो रहा है, अपनी इकोनॉमी ग्रो हो रही है, तो ये अपने फेवर में है, और अगर आगे भी ग्रो होगा तो अपने फेवर में होगा कि ये लॉन्गर टर्म अगर ओरिएंटेशन रहेगा तो इक्विटी इज अ गुड एसेट क्लास, कि इसमें आप इन्वेस्ट करके आपके लॉन्ग टर्म गोल्स मीट कर सके।
पर अगर आपके पास शॉर्टर टर्म गोल्स है, आपके पास मे बी 5 साल से कम समय में पैसे की जरूरत पड़ने वाली है, तो उसके लिए आपके पास काफी अलग अलग प्रोडक्ट्स अवेलेबल है म्यूचुअल फंड कैटेगरी में। वो डेट फंड्स बोलते हैं, हाइब्रिड फंड्स बोलते हैं, वो कैटेगरीज भी है। और अगर एकदम ही शॉर्ट टर्म गोल है, आपको पता है कि यही साल में आपको खर्चा आने वाला है, पर आपको ये इन्वेस्टमेंट में कोई रिस्क नहीं होना चाहिए, अमाउंट कम नहीं होनी चाहिए, तो उसके लिए आपके पास लिक्विड फंड है या फिर शॉर्ट टर्म डेट फंड्स है, ये फंड्स भी आप यूज कर सकते हैं। और इसके ऊपर और एक लेयर ऐड होता है, जैसे आपकी इनकम बढ़ती है, आपकी टैक्स ब्रैकेट बढ़ जाती है, तो देन आपको थोड़ा सा प्लानिंग थोड़ा चेंज करना पड़ता है। तो ये अगर इन्वेस्टर के पास खुद के पास अगर ये नॉलेज हो या फिर खुद टाइम इन्वेस्ट करके ये समझ ले, तो मे बी थोड़ा आसान हो जाता है। पर अगर ये समझने की कैपेबिलिटी नहीं है या कोशिश नहीं कर पा रहे समझने की, तो फिर कोई एडवाइजर को पकड़ के या कोई सीए से पकड़ के ये समझ ले कि ये आपके टैक्स ब्रैकेट में ये इन्वेस्टमेंट हर ड्यूरेशन के लिए कैसे प्लान कर सकते हैं। पर एक बार ये प्लान बन जाता है ना, तो ये प्रोडक्ट्स इतने आसान होते हैं कि आपको ऑटोमेटिकली भी इन्वेस्ट करने की आदत पड़ जाती है। अरे इट्स अ ग्रेट स्टार्टिंग पॉइंट जो आपने बोला कि सबसे पहले एक अपना एक्सेल शीट बना लो, अपने गोल्स डिफाइन कर लो, उसके बाद म्यूचुअल फंड को टैग करना रिलेटिवली इजियर एक्सरसाइज है। जनरली कॉन्सेप्ट ये है कि जो टिपिकली ऑनलाइन वेबसाइट्स के थ्रू जो इन्वेस्ट करते हैं कि भाई गए वहाँ पे, वहाँ देखा कौन सबसे ज़्यादा रिटर्न जनरेट कर रहा है, बस क्लिक कर दिया और वहाँ पे 1,000 रुपये का एसआईपी चालू हो गया। दैट्स द टिपिकल वे ऑफ अप्रोचिंग। एंड जो थोड़ा सेंसिबल काम करते हैं, मे बी एडवाइजर के थ्रू करते हैं या खुद भी एक क्वाजी एडवाइजर के रूप में बिहेव करते हैं, दे मेक अ डिटेल प्लान फॉर देमसेल्फ कि कब कब कैसे कैसे इन्वेस्ट करना है। तो दैट मेक्स द माइंडसेट क्वाइट इजी। बहुत अच्छा आपने एक स्टार्टिंग पॉइंट हमको दे दिया। बट ये जो जर्नी है इसके अंदर में पीपल जस्ट एट टाइम्स गेट कैरिड अवे with so many funds, so many schemes. I was talking to someone yesterday in a get together, and that person was saying that मैं 30 schemes में SIP कर रहा हूँ। तो क्या करना चाहिए? दैट्स अ क्वेश्चन विच ही आस्क्ड। सो बिकॉज ये तरोताज़ा क्वेश्चन है, तो मैं आपको अभी पूछ लेता हूँ कि उसको मैं क्या जवाब दूँ कि 30 स्कीम में वो SIP क्यों कर रखा है? ये जो सवाल पूछना आपने क्यों कर रखा है, ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है कि हम्म। कोई भी आप इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू करते हैं, उसमें आप क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं ये सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। हम्म। अभी 30 फंड्स है, अगर उसमें इन्वेस्ट करने के लिए कोई 30 रीजंस है तो अच्छी बात है। हाँ। अगर रीजंस नहीं है, अगर किसी ने बोला कि ये फंड अच्छा है इसमें पैसे डाल दो, जैसे हाँ। आपने बताया कि टॉप में अभी ये दिख रहा है उसमें पैसे डाल दो, अगर वो भी कर लेंगे तो उसका एंड गोल क्या होगा ये आपको समझना चाहिए। अभी हम्म। आपने बोला 30 फंड्स है, पर उसमें आपने कैटेगरी नहीं बताई कि उसमें डेट फंड्स कितने हैं, उसमें हाइब्रिड फंड कितने हैं, इसमें इक्विटी फंड कितने हैं। हाँ। तो वो भी इंपॉर्टेंट है कि ये किस चीज के लिए, किस प्लान से उसमें इन्वेस्ट किया गया था, ये समझना बहुत जरूरी है। हाँ। और एक हाँ। चीज होती है कि अगर आप इतने सारे फंड्स में इन्वेस्ट करते हो, तो जो एक डाइवर्सिफिकेशन का होता है बेनिफिट, कि फॉर एग्जांपल आपको एक ही फंड की अगर रिस्क नहीं लेनी है, अगर एक ही फंड मैनेजर की स्टाइल की रिस्क नहीं लेनी है, और आपको लगता है कि मे बी और एक बंदा है वो भी अच्छा इन्वेस्ट कर रहा है उसके म्यूचुअल फंड थ्रू से, तो मे बी मैं उसमें भी थोड़े से पैसे डाल दूं, तो ये थोड़ी डाइवर्सिफिकेशन हो जाती है। बट एक पॉइंट के बाद वो जो बेनिफिट होता है डाइवर्सिफिकेशन का, वो निकल जाता है। तो आप देखोगे कि वो 30 फंड भी अगर इक्विटी फंड्स भी होंगे, तो हाँ। उसमें से जो टॉप 10 या 15 स्टॉक्स जो होंगे जिसमें इन्वेस्ट किया होगा वो फंड्स ने, वो हाँ। अगर सेम है, तो आप इसेंशियली सेम ही प्रोडक्ट में इन्वेस्ट कर रहे हो, बट 30 जरिए से इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो जी। आपको जो बेनिफिट मिलना चाहिए डाइवर्सिफिकेशन का, जो वोलेटिलिटी कम होती है डाइवर्सिफिकेशन की वजह से, उसका बेनिफिट थोड़ा कम होगा। बट ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है समझने के लिए कि नंबर ऑफ स्कीम्स इज नॉट अ प्रॉब्लम, बट अगर समझ में आता है कि किस स्कीम में डाला है आपने पैसे फॉर व्हाट रीजन, देन इट्स फाइन। पर अगर आपने ऐसे ही लिस्ट बना के रखी है इन्वेस्टमेंट्स की, तो देन थोड़ा प्रॉब्लम है, डाइवर्सिफिकेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा उनको। जी। इनफैक्ट मैं उनके साथ बैठा, मैंने उनके स्कीम्स को, सारे डिटेल्स को मैंने स्टॉकेज में डाला। हमारे ऐप में वो एक हम्म। फैसिलिटी है, वो बता देता है कि आप किस किस स्टॉक में इनडायरेक्टली इन्वेस्ट कर रखे हैं। हम्म। आप बिलीव नहीं करोगे, 410 कंपनीज में हम्म। इन्वेस्ट कर रखे हैं बिकॉज ऑफ हिज इन्वेस्टमेंट इन 30 स्कीम्स। हम्म। नाउ how does it make sense? And why do we really invest in 400 stocks when empirically it is proved कि 25-30 स्टॉक के बाद में अगर आप और डाइवर्सिफिकेशन करते हैं तो नेगेटिव हो जाता है। और ये प्रॉब्लम सबकी है रौनक भाई, इसीलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। आप किसी भी मतलब रिलेटिव से पूछ लो, कहीं पर भी पूछ लो, सब मोटा मोटी एवरेज में 15-20 स्कीम में इन्वेस्ट कर रखे हैं, क्योंकि इसने बोल दिया था, उसने बोल दिया था। इसको आप रैशनलाइज अगर क्वांटिटेटिवली करें कि व्हाट डू यू थिंक, इफ आई हैव टू आस्क यू कि आपने कितने में कर रखे हैं,
आपका तो सारा पैसा वैसे वहीं लगा हुआ है, आप ही के फंड में लगा हुआ है। Yes, मेरा मेजोरिटी ऑफ द फंड्स आर इन्वेस्टेड इन फ्लेक्सी कैप एंड पीपीएफएस जो बाकी स्कीम्स है उसमें। जी। पर ये आपने इंटरेस्टिंग सवाल पूछा है। इसके लिए ना कभी कभी ऐसे होता है कि हम नंबर देखते हैं पर उसमें हम्म। एक्टिव इन्वेस्टमेंट्स कितनी हो रही है या फिर कोई पुराना इन्वेस्टमेंट होगा उस वो उसमें अगर लग रहा है इन्वेस्टर को कि ये ओके रिटर्न दे सकता है पर उसमें और मुझे पैसे ऐड नहीं करने हैं, तो उसी हम्म। कारण कोई कोई एसआईपी स्टॉप करके वो इन्वेस्टमेंट वैसे रख देंगे। वो भी हाँ। ठीक है अगर आपको पता है कि ये इन्वेस्टमेंट आपको रिडीम नहीं करनी है अभी ये टाइम पे, तो टैक्स क्यों भरे उसके ऊपर। तो हम्म। रिडेम्पशन ना करके आप टैक्स अवॉइड कर सकते हैं, और अगर कंपाउंड हो रहा है वो मनी, एकदम ही कुछ गलत नहीं हो रहा है वो फंड में, तो कोई बात नहीं, इन्वेस्ट करके रख सकते हैं। बट वो आपके बैक ऑफ द माइंड में होना चाहिए कि ये मनी जब रिडीम करेंगे तो सबसे पहले ये पुराने वाले स्कीम्स रिडीम करे, ताकि आपके नंबर ऑफ ट्रैकिंग इन्वेस्टमेंट जो है वो कम हो जाए। पर ये जी। 400 स्टॉक 500 स्टॉक का प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप सारे फंड हटा दे हम्म। बोर्ड से और अगर देखें कि इंडेक्स फंड में हमें इन्वेस्ट करना है, जी। अभी अगर निफ्टी 500 जैसा कोई इंडेक्स है जिसमें 500 टॉप 500 कंपनीज में अगर इन्वेस्ट करते हैं, या ग्लोबली जब बोलते हैं कि S&P 500 सबसे बड़ा जो इंडेक्स है उसमें कोई इन्वेस्ट कर रहा है, तो वहां पर भी 500 स्टॉक्स है। ऑफ कोर्स उसमें से जो स्टार्टिंग के स्टॉक्स है 25 स्टॉक्स जो रहेंगे उसमें से रिटर्न आएगा, पर वो एक इंडेक्स है। सो हम्म। बेसिकली आप इंडेक्स में ही इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगर आप इतने सारे फंड्स इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हम्म। व्हाई डोंट यू डायरेक्टली इन्वेस्ट इन अ इंडेक्स इंडेक्स फंड फंड। जो थोड़ा सा लो कॉस्ट भी होगा और हाँ। सेम आपको अचीवमेंट होगा उसमें रिटर्न्स का ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। राइट। क्योंकि 30 फंड्स के 30 फंड अगर आउट परफॉर्म करते हैं तो फिर ये 400 स्टॉक्स की जो पोर्टफोलियो है 30 हाँ। फंड्स में से वो बेनिफिट कर सकती है। बट ये काफी इफ बहुत है उसमें, जी। ये स्ट्रेट लाइन नहीं होती इक्विटी में। यहाँ पे हम जो सोचते हैं वो हमेशा वैसे ही होता है, इसकी गारंटी नहीं होती। जी। 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 देर आर सम पीपल हु आर नाउ एक्टिव म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स जो फ्रिक्वेंटली अपने म्यूचुअल फंड में रीबैलेंसिंग करते हैं कि यहाँ स्कीम से निकाल के मैं दूसरा स्कीम में निकालता हूँ। एंड आई मेट फ्यू पीपल दे हैव जनरेटेड एक्स्ट्रा अल्फा बिकॉज ऑफ दैट। तो एक SIP करके आप चलते जा रहे हैं 15-16% CAGR जनरेट हो गया, दैट्स ओके। बट सम पीपल हैव क्रिएटेड दैट यूनिक एज कि मेरे को 18-19% भी मैं केवल म्यूचुअल फंड में रीबैलेंसिंग करके जनरेट कर सकता हूँ, नॉट गोइंग इनटू स्टॉक्स डायरेक्टली। तो ये इज इट अ गुड आइडिया टू एलोकेट सम टाइम, मे बी वीक के 4-5 घंटे देके थोड़ा एक्टिवली म्यूचुअल फंड को भी मैनेज करें? सो ये हम रियर व्यू में देख के जब बात करते हैं ना गाड़ी में कि हम्म। पीछे हो चुका है ऐसे, हाँ। किसी ने हाँ। अचीव कर लिया, उसका ऐसा मतलब नहीं है कि फ्यूचर में भी वैसे ही होगा। हम्म। हम्म। तो रीबैलेंसिंग का एक सबसे बड़ा कॉस्ट होता है, कोई कोई फंड्स में एग्जिट लोड होते हैं। हम्म। जैसे अगर आप रिडीम करते हो कोई समय के पहले, तो आपको एडिशनल आपका एनएवी थोड़ा कम होता है रिडेम्पशन के टाइम पे, वो उसको हम्म। एग्जिट लोड बोलते हैं। वो हम्म। इसके लिए होता है कि अगर म्यूचुअल फंड ने प्रायोरिटाइज किया है कि लोगों को लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करने के लिए प्रोत्साहित करे, तो वो हम्म। एग्जिट लोड एक डिटरेंट बन जाता है कि लोग हम्म। जल्दी चर्न ना करें फंड से बाहर। वो एक कॉस्ट आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट कॉस्ट होती है वो है टैक्सेशन। अगर हम्म। आप लॉन्ग टर्म टैक्स भी लेते हैं 12.5% जो कैपिटल गेन्स लॉन्ग टर्म टैक्स होता है, वो 12.5% एक आपके प्रॉफिट के ऊपर ड्रैग है। वो आपको हम्म। कैलकुलेट करना होगा। सो नेट ऑफ टैक्स अगर आपको लग रहा है कि ये स्ट्रेटेजी प्रॉफिटेबल है, सबसे पहली चीज, इसकी कोई गारंटी नहीं है कि स्ट्रेटेजी प्रॉफिटेबल हो सकती है। और हम्म। दूसरी चीज, अगर हो भी गई तो आपका वो नेट ऑफ टैक्स रिटर्न अगर सेटिस्फैक्टरी है आपके लिए तो ठीक है, आप उतना टाइम स्पेंड कर सकते हैं। पर आप गलत प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं वो अचीव करने के लिए, बिकॉज ये जो प्रोडक्ट है वो उन इन्वेस्टर्स के लिए है जिनको समय नहीं है ये एक्टिवली ट्रैकिंग करना। जी। अगर आप एक्टिव जी। ट्रैक कर ही रहे हैं तो मे बी स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट कर लीजिए, तो आपका वॉट एवर आपका पोर्टफोलियो बन जाएगा उसमें से बन सकता है। जी। सही है। मैं थोड़ा ना गोल पोस्ट चेंज करता रहूँगा बीच बीच डिस्कशन में, ताकि अपने फ्रॉम अ फंड मैनेजर पर्सपेक्टिव भी मैं आपका इनपुट ले सकूं। अभी जैसे जो भी सिनेरियो चल रहा है दुनिया का, ट्रम्प्स अप एंड ऑल दीज थिंग्स आर हैपनिंग, हाउ डज अ फंड मैनेजमेंट थिंक? आई वांट टू स्टेप इनटू योर शूज की आपके माइंड में क्या चल रहा है? आप अभी कैश में फंड एज अ फंड आप लोग थोड़ा कैश होल्ड करते ही होंगे, तो आप अपॉर्चुनिटी अभी भी ढूंढ रहे हैं, और चाहे कुछ भी हो जाए, ट्रम्प आ जाए, कुछ भी हो जाए, हम तो अपॉर्चुनिटी पे इन्वेस्ट करते हैं और बैठ जाते हैं? या आप भी सोचने लग जाते हैं कि यार ये दुनिया तो चेंज हो रही है, ये ट्रम्प कुछ और कर रहा है, 2-3 साल और तंग करेगा, तो एक बार कैश ज़्यादा कर लेते हैं, होल्ड करते हैं, क्या हो रहा है? नहीं, सो विवेक जी, एक चीज ऐसी होती है कि दुनिया तो हमेशा चेंज होती रहती है।
कोई स्टैटिक चीज नहीं होती, हर चीज हाँ, डायनामिक है, हर सेक्टर डायनामिक है, हर कंपनी डायनामिक है, हर गवर्नमेंट, हर जियोपॉलिटिक्स सिचुएशन डायनामिक है। तो कोई भी चीज स्टैटिक नहीं होती। तो उसके लिए जो एफर्ट डालना पड़ता है समझने के लिए कि क्या हो रहा है दुनिया में। तो अगर हम हमारी स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग की बात करें, हम्म, जो जनरली लॉन्गर टर्म ओरिएंटेड है और लेस चर्न वाली स्टाइल है। सो हम ज्यादा स्टॉक्स बाय सेल ट्रेडिंग नहीं करते। हम्म, हम लॉन्गर टर्म इन्वेस्टमेंट्स में ज्यादा विश्वास रखते हैं कि अगर कोई अच्छी कंपनी मिली जो अच्छे प्रमोटर या अच्छी मैनेजमेंट रन कर रही है और उसकी अगर बाय करते समय वैल्यूएशन थोड़ी रीजनेबल है, तो मे बी वो लॉन्ग टर्म में अच्छी परफॉर्म कर सकती है। अगर वो सेक्टर ग्रो हो जाएगा, कंपनी ग्रो हो जाएगी, या फिर उस कंपनी के पास कुछ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है, लाइक ये कंपनी उनकी बाकी जो कॉम्पिटिटर्स से थोड़ी अलग है हम्म, रन करने में, अगर वो हमारे हम्म, पोर्टफोलियो में है और एक रीजनेबल प्राइस पे हमने बाय की है, तो मे बी लॉन्ग टर्म में ये अच्छा परफॉर्म करेगी। ये हमारी स्टाइल है इन्वेस्टिंग की। ओके, तो ये अगर ऐसी कंपनी ढूंढनी हो तो सबसे पहली चीज हमारी होनी चाहिए कि हमारी ये इन्वेस्टमेंट यूनिवर्स क्या है। हम्म, सो हम्म, दुनिया में तो 10,000 स्टॉक लिस्टेड है और हमारा हम्म, फंड तो ग्लोबली इन्वेस्ट कर सकता है। तो क्या हम 10,000 स्टॉक ट्रैक कर पाएंगे? उसका आंसर तो नहीं है। तो हम्म, उसमें 10,000 स्टॉक्स में हम लोग फिल्टर कैसे करें? तो एक फिल्टर होता है, वो होता है मार्केट कैप बेस पे, कि ये साधारण मार्केट कैप के ऊपर जो कंपनीज है हमें वो ट्रैक करनी है। ओके, उसके बाद कोई कंपनीज होती है जिसमें हमेशा बोरोइंग होते हैं, लाइक वो हमेशा लोगों से पैसे उधार लेके धंधा चलाते हैं। तो ऐसी कंपनी में हमें इन्वेस्ट नहीं करना है, तो वो हम्म, लिस्ट में निकल जाती है। कोई कोई सेक्टर होते हैं जो जिसमें उतार चढ़ाव बहुत ज्यादा होता है, जो सिक्लिकल बहुत होते हैं सेक्टर्स। हम्म, तो वो सेक्टर्स में भी थोड़ा हम कंपनीज कम ट्रैक करते हैं। हम्म, तो बचे जो कंपनीज है उसमें फिर लॉन्ग टर्म ट्रैक रिकॉर्ड देखते हैं कि ये कंपनी का प्रॉफिट कमाने का जो ट्रैक रिकॉर्ड है पिछले 5 साल में, 10 साल में, 15 साल में, 20 साल में अगर रिकॉर्ड है, तो उसमें ट्रैक करके हम कंपनीज को फिल्टर कर सकते हैं कि ये कंपनीज का सस्टेनेबिलिटी ज्यादा है प्रॉफिट हम्म, कमाने का। तो वो हम्म, फिर कंपनी साइड में जाती है। सो ऐसे कर करके फिर और एक क्वालिटेटिव स्टेप आती है कि ये बिजनेस की क्वालिटी क्या है, ये बिजनेस, ये कंपनी क्या करती है, ये सेक्टर में क्या हो रहा है, क्या ये सेक्टर में ग्रो होने की संभावना है, क्या ये कंपनी में ग्रो होने की संभावना है, क्या ये कंपनी जो अभी मे बी 100 साइज पे है, क्या वो 10,000 की साइज की कंपनी हो सकती है इन टर्म्स हम्म, ऑफ सेल्स, किसकी प्रॉफिट ग्रो हो सकते हैं। तो क्या क्या कंडीशंस होने चाहिए ये होने के लिए, तो ये स्टडी करते हैं इन टर्म्स ऑफ बिजनेस एनालिसिस, इन टर्म्स ऑफ द सेक्टर एनालिसिस। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज स्टडी करते हैं कि ये कंपनी चलाता कौन है, ये कौन लोग हैं जो कंपनी के सीईओ है या एमडी है या चेयरमैन है, या कंपनी की जो प्रमोटर फैमिली है जिन्होंने कंपनी चालू की है, ये कौन लोग हैं, शेयर होल्डर्स कौन है कंपनी, और ये इनकी थॉट प्रोसेस क्या है कंपनी की तरफ, ये कंपनी रन करने की तरफ। और ये सब चीजें ये कंपनी की जो स्टडी करते हैं उनकी हिस्ट्री में दिख जाती है। आप हम्म, कंपनी की एनुअल रिपोर्ट स्टडी करेंगे, कंपनी के जो कैपिटल एलोकेशन बोलते हैं उसको, कि कैसे वो अपने कैश फ्लो यूज कर रहे हैं कंपनी को ग्रो करने के लिए, ये जो आप स्टडी करते हो। कंपनी की प्रैक्टिसेस कैसी है उनके सप्लायर्स के साथ, उनके कस्टमर्स के साथ, उनका ट्रैक रिकॉर्ड कैसे है उनके प्रोडक्ट्स में या सर्विसेज में। तो ये सब आप जब स्टडी करते हो तो ये इसमें हमारा समय ज्यादा जाता है, कि जिसमें ठीक है जो मैक्रो इवेंट्स हो रहे हैं, कोई जियोपॉलिटिकल हलचल हो रही है, या किसी ने टैरिफ लगा दी अपने ऊपर, वो तो सब चलते ही रहता है। और हम्म, जो भी बिजनेसेस इंडिया में उस इन्वायरमेंट को एक्सपोज है, उन सबको एडजस्ट होना पड़ेगा ओवर अ पीरियड ऑफ राइट, टाइम। राइट, बट जो कंपनीज हमने सिलेक्ट की है स्टडी करने के लिए, वो कंपनीज में क्या हो रहा है, उन सेक्टर्स में क्या हो रहा है, ये हमारा काम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद हमें वो कॉन्फिडेंस आता है कि एक प्राइस होगा जो प्राइस पे कंपनी अट्रैक्टिव लगेगी, तो वो प्राइस पे हम वो कंपनी परचेस कर सकते हैं। और ये एक बार परचेस करने के बाद ऐसा नहीं है कि हो हम लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स तो हम परचेस करके भूल जाएंगे। तो हमेशा ट्रैकिंग तो करना ही पड़ता है, बिकॉज द वर्ल्ड इज नॉट स्टैटिक। तो जो हमारी जो रीजनिंग थी कंपनी को खरीदने के लिए पोर्टफोलियो में, वो रीजनिंग अभी भी सही है कि नहीं, वो रीजनिंग आगे जाके कितनी बदल रही है, ये भी स्टडी करना बहुत जरूरी है। सो इसमें जो समय जाता है हमारा, वो काफी प्रोडक्टिव होता है पोर्टफोलियो बनाने के लिए। सो देन हमारी कॉन्फिडेंस लेवल इज बेस्ड ऑन फंडामेंटल असम्पशंस की कंपनी फंडामेंटली कैसे परफॉर्म करेगी, ना कि बाहर ग्लोबली क्या हो रहा है, या इंटरेस्ट रेट कहाँ पे होगा, या करेंसी कहाँ पे होगी, या टैरिफ कितने होंगे। वो तो हर बिजनेस को वो सहना ही है। But there are some parameters, some events which changes the fundamental of the business also. जैसे चलिए टैरिफ एक है, there are some companies या कुछ सेक्टर्स हैं उनके ऊपर इम्पैक्ट आएगा, या एआई है जो कि बहुत बड़ा अननोन वेरिएबल है आज की डेट में दुनिया में, देयर विल बी डिसरप्शंस, अडेप्ट कुछ कंपनीज अडेप्ट नहीं कर पाएंगी। तो एज अ फंड मैनेजर आप जो 10 साल पहले जितना एक प्रेडिक्टेबिलिटी कर पाते थे,
और आज जो आप कर पा रहे हैं उनमें डू यू फील सम प्रॉब्लम इन दैट कन्विक्शन बिल्डिंग कि हाँ ये चल जाएगा? तो प्रेडिक्टेबिलिटी 10 साल भी वो इल्यूजन ही था. सो अच्छा. इट वाज नॉट अ रियल प्रेडिक्टेबिलिटी. हाँ. 10 साल पहले भी अगर आपको लगा कि आप प्रेडिक्ट कर पा रहे हो तो आई थिंक वो थोड़ा सा आपका क्या बोलते हैं ना, इल्यूजन है वो. हाँ. वो रियलिटी नहीं है. ओके. प्रेडिक्ट तो अभी भी नहीं कर पाएंगे. बट ये जो इन्वेस्टमेंट का जो काम होता है ना, प्रोफेशन होता है जहाँ पे हम लोग स्टॉक पिक करते हैं, ये प्रोबेबिलिटी वाला बेस्ड है. ये संभावना के ऊपर, ये सिर्फ पॉसिबिलिटी के ऊपर बेस्ड नहीं है. पॉसिबिलिटी तो बहुत होगा तो लोग बोल सकते हैं कि एआई तो सबके जॉब ले लेगा, एआई तो ये कर लेगा, वो कर लेगा, वो तो पॉसिबिलिटी है. पर ये उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, ये बिजनेस के पास क्या क्या टूल्स है जो ये यूज कर सकते हैं, क्या ये टेक्नोलॉजी खुद ही यूज करके खुद को इम्प्रूव कर सकते हैं कि नहीं, ये सब स्टडी करना काफी जरूरी है. और बिजनेस एनालिसिस का काम वही है कि ये बिजनेस पे जो इम्पैक्ट होगा ये सब मैक्रो इवेंट्स का, वो कितना होगा, उसकी सेंसिटिविटी कितनी होगी. कि फॉर एग्जांपल अगर कोई बिजनेस सिर्फ एक्सपोर्ट ही कर रहा है और अगर अमेरिका में एक्सपोर्ट कर रहा है तो उस पर टैरिफ का इम्पैक्ट वो प्रोडक्ट पे जरूर होगा. तो वो टैरिफ के इम्पैक्ट के बाद ये बिजनेस की स्ट्रेटेजी क्या होगी. अगर वो टाइम पे अगर आपके पोर्टफोलियो में कंपनी है तो टू बैड, आपने वो एंटिसिपेट नहीं किया, तो मे बी वो पोर्टफोलियो में थोड़ा सा इम्पैक्ट आएगा उस कंपनी के शॉर्ट टर्म रिटर्न्स में. बट वो वहां से बाहर कैसे निकलेंगे वो कंपनी स्ट्रेटेजी के ऊपर डिपेंडेंट है. अगर हमें लगा कि ये स्ट्रेटेजी जो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं वो सही है या सही पाथ पे जा रही है, तो फिर आप होल्ड कर सकते हैं और कंपनी को ग्रो होते देख सकते हैं बाद में. पर कभी कभी ऐसे भी होता है कि पोर्टफोलियो में कोई कंपनीज अडेप्ट नहीं कर पाती, तो हमें विनम्र होकर उन कंपनीज को पोर्टफोलियो से निकाल देना पड़ता है. Right, right. So how, if I talk about today's investment universe you have, तो आप लोग ओवरऑल कितनी कंपनीज को ट्रैक करते हैं और कितनी कंपनीज में इन्वेस्ट कर रखे हैं अक्रॉस ऑल स्कीम्स टुगेदर? टोटल अगर हमारे जो भी इक्विटी पोर्टफोलियोज है उसमें ऑलमोस्ट आई थिंक 32 कंपनीज है, यूनिक कंपनीज. और हमारी इन्वेस्टमेंट यूनिवर्स जो है वो 700 कंपनीज की है, जिसमें जो 2/3 कंपनीज है वो डोमेस्टिक इंडियन लिस्टेड कंपनीज है और जो बचे हुए हैं वो ग्लोबल कंपनीज है. बट अनफॉर्चुनेटली म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में जो ग्लोबल इन्वेस्टिंग की अनुमति थी जो आरबीआई ने दी थी, वो अभी तक उन्होंने रेज नहीं की है, जो 7 बिलियन की थी. तो वो लिमिट हम पूरी इंडस्ट्री हिट कर चुकी है. सो ज्यादा हम लोग इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे हैं इंडिया के बाहर, बट जो भी इंक्रीमेंटल है वो इंडिया में इन्वेस्ट हो ही रहा है. So 32 companies only हाँ, सब स्टॉक्स across all schemes, huh? It's a very strong conviction concentrated investment, isn't it? क्योंकि फंड हाउसेस का देखते हैं तो काफी डाइवर्सिफाइड वाइड स्प्रेड रहता है. दे ऑब्वियसली एवरी फंड मैनेजर हैज हिज ओन स्टाइल, बट आप लोग का स्टाइल इज मोर कि वंस यू आइडेंटिफाई समवन गो एंड बैकअप दिस फुल्ली, ऐसा है? तो ये इसमें दो तीन चीज इंपॉर्टेंट है कि हमारे नंबर ऑफ स्कीम्स कम है और जो हमारी इक्विटी स्ट्रेटेजी है वो एक सिंगल स्ट्रेटेजी है. सो हम देखते हैं कि अगर कोई कंपनी रीजनेबली वैल्यूड है, उसमें ग्रोथ है और उसकी जो बाकी कंडीशन जो मैंने आपको एक्सप्लेन की थी वो अगर मीट हो रही है तो वो कंपनीज ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं. बट अगर उसकी वैल्यूएशन थोड़ी ज्यादा बढ़ जाती है तो हम थोड़े से अनकंफर्टेबल हो जाते हैं और वो कंपनीज में हम इन्वेस्ट नहीं करते. सो अभी जो अपनी इंडियन मार्केट में सिचुएशन ऐसे है कि हर एक स्टाइल के अलग अलग फंड हो सकते हैं और अगर किसी फंड हाउस के पास काफी कैटेगरीज के अलग अलग फंड्स है, टोटल नंबर ऑफ स्टॉक्स ऑफ कोर्स ज्यादा होंगे, पर हमारी कैटेगरीज ही कम है. तो जो हमारी बेस्ट आइडियाज हमें लगती है हम उनमें इन्वेस्ट करते हैं. और अगर आइडियाज नहीं मिल रहे हैं तो जैसे आपने बताया था पहले, थोड़ा कैश में भी पोर्टफोलियो होता है कभी कभी, बट वो रेसिडुअल है. अगर कोई अच्छी आइडिया मिल जाती है तो वो कैश हम लोग यूज कर देते हैं. ओके ओके. व्हाट्स द स्वीट स्पॉट? किस मार्केट कैप की कंपनी में जनरली आप लोग फर्स्ट इन्वेस्टमेंट करते हैं? सो फंड के साइज के ऊपर थोड़ा डिपेंडेंट है. अगर हमारे साइज का फंड है फ्लेक्सी कैप फंड जो 1 लाख करोड़ के ऊपर उसकी एयूएम है, तो सबसे स्मॉल कैप या माइक्रो कैप कंपनीज में हम ज्यादा बड़ी पोजीशन नहीं इन्वेस्ट कर पाते. बट अगर आप टॉप 500 कंपनीज भी देखें हमारे मार्केट में, तो जो 501 वाली कंपनी है उसकी मार्केट कैप 10,000 करोड़ के ऊपर है. सो काफी सारे कंपनीज है इन्वेस्ट करने के लिए. सो 10,000 करोड़ के ऊपर मार्केट कैप अगर इन्वेस्ट करनी है तो हम लोग पोर्टफोलियो बना सकते हैं. और हम ऐसे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि 30-35 कंपनीज ही पोर्टफोलियो में हो. अगर हमें लगा कि थोड़े और कंपनीज भी अच्छे लग रहे हैं वैल्यूएशन पे, छोटे साइज क्यों ना हो, तो उनमें भी हम इन्वेस्ट कर सकते हैं. ओके, लेट मी रीफ्रेज माय क्वेश्चन. क्या आप 1 लाख करोड़ मार्केट कैप की कंपनी में भी इन्वेस्ट करेंगे? जी बिल्कुल. ओके,
बट देयर इज नो थॉट प्रोसेस कि जो अल्टीमेटली मिड कैप जो है लार्ज कैप बनेगा तो वो पूरा जो अल्फा रैली है उसको प्ले करना है. इवन लार्ज कैप लार्जर बनेगा तो वी आर ओके टू प्ले दैट ऑल्सो. हर एक मार्केट कैप में अगर वैल्यूएशंस अच्छे हैं तो वो पोर्टफोलियो में आ सकते हैं. तो अभी Okay. अगर देखिए अपने मार्केट में इंडिया में स्मॉल कैप और मिड कैप के जो वैल्यूएशंस है कंपेयर टू लॉन्ग टर्म साइकिल जो कंपनीज के है वो काफी एलिवेटेड है, काफी ज्यादा वैल्यूएशन पे है. तो ये इतने ज्यादा वैल्यूएशन पे अगर आप बाय करेंगे तो रिटर्न्स की पॉसिबिलिटी कम हो जाती है फ्यूचर में. तो वो लार्ज कैप में नहीं है. लार्ज कैप में ऑलरेडी डाइवर्सिफाइड बिजनेसेस है और उनकी वैल्यूएशन की रेंज जो है वो उनके लॉन्ग टर्म रेंज के बीच में ही है. सो इतना भी एक्सपेंसिव नहीं है. तो थोड़ा सा पोर्टफोलियो स्क्यूड है लार्ज कैप की तरफ अभी. बट अगर आप हिस्ट्री में जाएंगे फ्लेक्सी कैप फंड की तो उसमें देखेंगे कि काफी सारे मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक्स भी हमारे पोर्टफोलियो में थे जब भी वो अट्रैक्टिव थे. सो अगर अट्रैक्टिव बन गए कोई साइकिल में तो बिल्कुल वो आपके अब दिखेंगे फंड में उनमें इन्वेस्टमेंट्स. ओके. सो रॉन्ग भाई, आपने वैल्यूएशन वर्ड 2-4 बार यूज किया है तो थोड़ा उस पर मैं समय बताना चाहूंगा कि हाउ डू यू डिफाइन ओवर वैल्यूएशन और अंडर वैल्यूएशन. आई एम श्योर यू जस्ट डोंट लुक एट पीई ओनली. आप लोग के और भी पैरामीटर्स होंगे और खुद के मॉडल होंगे. तो जस्ट अ ब्रीफ ओवरव्यू की क्या आप कैसे जज करते हैं कि ये ओवर वैल्यूड हो गया या अंडर वैल्यूड है. तो दो चीजें होती है कि अगर बिजनेस ज्यादा बदल नहीं रहा है उसके नेचर में तो बिजनेस की जो खुद की वैल्यूएशन है हर एक साइकिल में हिस्ट्री में उस बिजनेस की वो एक आपके लिए रेंज बनती है स्टडी करने के लिए कि ये बिजनेस के नेचर में ये सबसे पीक वैल्यूएशन क्या थी, सबसे कम वैल्यूएशन कभी थी और ये बिजनेस की ग्रोथ में ये कभी वैल्यूएशन आई थी. सो ये आप स्टडी कर सकते हैं. सो खुद के कंपैरिजन में कंपनी की वैल्यूएशन क्या है और उसमें अर्निंग्स मल्टीपल होता है, प्राइस टू अर्निंग्स, प्राइस टू कैश फ्लो, प्राइस टू सेल्स या जो भी प्राइसिंग वाले मल्टीपल्स है वो हम यूज कर सकते हैं चेक करने के लिए. और एक चीज करते हैं जो रिलेटिव वैल्यूएशन होती है कि ये जो कंपनी है उसकी साइज की इसके कॉम्पिटिटर जो है उसकी वैल्यूएशंस क्या है, उनमें ग्रोथ रेट्स क्या है, उनमें कैपिटल स्ट्रक्चर कैसे है, ये कंपनीज की वैल्यूएशंस ऊपर नीचे क्यों होती है, इसमें गैप क्यों होती है, ये स्टडी करना है. तो ये प्राइसिंग अक्रॉस पीयर्स, प्राइसिंग अक्रॉस कॉम्पिटिटर्स ये कर सकते हैं. तीसरी चीज होती है कि इक्विटी ये एक ही चीज नहीं होती जिसमें रिटर्न्स बनते हैं. राइट, कभी कभी डेट में भी इन्वेस्टमेंट्स करके रिटर्न लोग बना सकते हैं. तो जो रिस्क फ्री रेट होता है, जो अपने गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं उसकी जो रिस्क फ्री रेट है वो एक रेट पब्लिश होती है. सबको पता है कि ये भाव पे ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आप बाय करेंगे तो इसमें कोई रिस्क नहीं है, गवर्नमेंट बैक्ड सिक्योरिटीज है. तो ये रिस्क फ्री रेट अगर आपको एक सर्टेन अमाउंट मिल रही है, सपोज 6% आपको उसमें मिल रहे हैं और आपको रिटर्न्स के जो ये स्टॉक्स के जो अर्निंग्स है मतलब प्रॉफिट्स है उससे अगर आपको 6% भी नहीं मिल रहे हैं रिटर्न्स तो आपको लगता है कि भाई ये स्टॉक थोड़ा ज्यादा ओवर वैल्यूड है क्योंकि आप रिस्क भी ले रहे हो और आपको रिटर्न्स भी उतने नहीं मिल रहे हैं इन टर्म्स ऑफ कंसिस्टेंट ग्रोथ ऑफ प्रॉफिट्स. तो वो आप एक कंपेयर कर सकते हो विद अदर एसेट क्लासेस कि आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है. कि अगर आप प्रोटेक्ट करना चाहते हो कैपिटल तो ये इक्विटी में डालोगे जिसमें हाई रिस्क है और ग्रोथ भी पॉसिबल है, या आप रिस्क फ्री में डाल सकते हो जहां पे ग्रोथ इज कैप्ड और रिस्क भी ऑलमोस्ट जीरो ही होता है उसमें. सो ये भी होता है कि एसेट क्लास कंपैरिजन टू इट्स ओन हिस्ट्री और इट्स ओन पास, खुद के पास के साथ, और कंपैरिजन विद अदर पीयर्स. ये तीन जनरली जब आप करते हो कंपेयर तो आपको एक आइडिया आ जाता है कि ये बिजनेस कितना ज्यादा महंगा है, कितना सस्ता है. जो एक्चुअल वैल्यूएशन करते हैं कंपनीज की जिसको हम डिस्काउंटेड कैश फ्लो बोलते हैं कि अगर आप इमेजिन करें कि ये कंपनी कितनी बड़ी ग्रो होगी, इसके सेल्स कितने ग्रो होंगे, प्रॉफिट्स कितने ग्रो होंगे और फिर उसको प्रेजेंट वैल्यू उसकी निकालते हैं, वो एक्चुअली उसको वैल्यूएशन बोलते हैं. पर ये करना इतना डिफिकल्ट होता है बिकॉज फ्यूचर तो किसी को पता नहीं है और अगर बिजनेस ज्यादा सिक्लिकल हो, अगर बिजनेस का नेचर बदल गया तो आपको हमेशा वो एडजस्ट करना पड़ता है. तो उसमें वो एक कहावत है कि जो अपनी हबल दूरबीन है जो पृथ्वी के बाहर है, जो गैलेक्सीज देखती है, तो अगर उसमें 1 मिलीमीटर भी आप एंगल चेंज कर दो तो आप गैलेक्सी चेंज हो जाती है आपकी. Absolutely. वैसे ही है कि आपके assumptions थोड़े से भी चेंज कर दोगे तो आपके आंसर्स पूरे चेंज हो जाते हैं. सो DCF although is the most ideal way of valuing a company, pricing से अगर करोगे तो थोड़ा सा आपको close to reality वाला valuation का फील आता है. बट DCF अगर होगा तो सबसे बेस्ट. अगर कोई कंपनी इतनी प्रेडिक्टेबल है तो DCF करना इज द आइडियल वे ऑफ वैल्यूइंग. बट अगर DCF नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ प्रेडिक्टेबल पावर नहीं है आपके पास, तो फिर ये जो 3 स्ट्रेटेजीज है प्राइसिंग करने की, खुद के साथ कंपेयर, पीयर्स के साथ कंपैरिजन ऑफ प्राइसिंग और अदर एसेट क्लास, अदर अपॉर्चुनिटीज में अगर इन्वेस्ट करेंगे तो क्या होगा. फेयर पॉइंट.
एक दो क्वेश्चन है, आप उसको डक भी कर सकते हैं, आपको नहीं देना आंसर मना कर दीजिएगा। कि जैसे स्टॉक्स है इटर्नल, जोमेटो और इस टाइप के जो स्टॉक्स है जिनका वैल्यूएशन हमेशा ही क्वेश्चनेबल रहता है, वेल डिफाइंड प्रॉब्ली नहीं है, या जो कर पा रहे हैं वो कर पा रहे हैं, तो आप लोगों ने इन्वेस्ट कर रखा है उस तरह के स्टार्टअप्स ओरिएंटेड कंपनीज में जहां फ्यूचर पे बहुत ज़्यादा बेट की जा रही है? ये कंपनीज में हमने इन्वेस्ट नहीं किया तो इन पर मैं कमेंट नहीं करूंगा। हाँ पर हमारे पोर्टफोलियो में जो कंपनीज है, हमें तो आशा है कि वो सब कंपनीज आगे ग्रो हो। सो हाँ हाँ। जो भी फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज है, वो उनमें पार्टिसिपेट करें। सो अगर आप हम्म, हमारी ग्लोबल पोर्टफोलियो देखें तो वहाँ पे कंपनीज है जो गूगल की तरह कंपनी है, माइक्रोसॉफ्ट की तरह कंपनी है, अमेजॉन है, मेटा है जो फेसबुक ओन करती है। ये हम्म, कंपनीज जो इन्वेस्ट कर रही है, हमें उनसे ऐसी आशा है कि ये आगे ग्रो करके वो वही ट्रेंड्स से हमें प्रॉफिट्स या ग्रोथ दिखाएं। या सो ये काफी इंपॉर्टेंट है कि जो भी कंपनीज में आप इन्वेस्ट करोगे उसमें अगर ग्रोथ नहीं है तो आप पैसे कैसे कमाओगे इन द लॉन्ग रन, अनलेस वो कुछ उसमें आप एक चेंज के लिए वेट कर रहे हो, वो चेंज हो गया तो कर सकते हो। सो अगर आप हमारा पोर्टफोलियो स्टडी करोगे तो हम ऐसे कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं जहां पे उनकी हर एक सेक्टर में जो भी वो काम कर रहे हैं उसमें ग्रोथ जरूर होनी चाहिए। sure, sure. I mean, market at times become slightly greedy और वो ओवर ग्रोथ को डिस्काउंट कर देता है आज के रेट में। बट आई वाज सीइंग फेसबुक एंड गूगल एक्सेट्रा, दे आर वेरी रीजनेबली प्राइस ना। सरप्राइजिंग होता है नंबर्स देख के कि हाउ कैन दे बी अवेलेबल एट दिस प्राइसेस। एनी रीजन यू थिंक दे आर रीजनेबल एट दिस मोमेंट कंसिडरिंग देयर हिस्टोरिकल वैल्यूएशंस? सो ये कंपनीज की जो कोर बिजनेसेस है उनमें भी ग्रोथ काफी अच्छी है। और हम्म, जो कैपिटल बिजनेस से जनरेट हो रही है उसकी जो री इन्वेस्टमेंट हो रही है वो नए फ्यूचरिस्टिक इन्वेस्टमेंट्स में हो रही है। जैसे एब्सोल्युटली। डेटा सेंटर बना रहे हैं या एआई की कैपेसिटी बिल्ड कर रहे हैं, तो उनके एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स भी इंप्रूव हो रहे हैं उसके कारण। और जो बाकी यूजर्स है उनको भी वो रेंट पे वो कैपेसिटी दे सकते हैं उनके क्लाउड बिजनेसेस की तरफ से। सो ये जो डाइवर्सिफिकेशन ऑफ बिजनेस उन्होंने कर दिया है उसकी वजह से थोड़ा सा स्टेबिलिटी है उनके कैश फ्लोज में, या जो इन्वेस्टर्स को अच्छी लगती होगी पॉसिबली। हमें वो अच्छी लगती है कि वो स्टेबिलिटी जो कैश फ्लो की है जिससे वो खुद के पैसे ही री इन्वेस्ट कर सकते हैं उनकी ग्रोथ को फंड करने के लिए, ना कि हर बार मार्केट के पास जाके पैसे बोरो करे या इक्विटी डाइल्यूट करे और फिर ग्रो करे। सो ये खुद के पैसे से जो ग्रोथ कर सकते हैं कंपनीज एट हाई रिटर्न ऑन दैट इन्वेस्टमेंट, वो काफी अच्छी चीज है ये कंपनीज में। और जो आप मार्केट्स कंपेयर कर रहे हो कि अगर ग्लोबल मार्केट्स डेवलप मार्केट्स कंपेयर करेंगे हमारे इमर्जिंग मार्केट्स के माइंडसेट से, तो कभी कभी ऐसे भी होता है कि वहां पे जो इन्वेस्टर्स की एक्सपेक्टेशंस है, उनकी होल्डिंग कैपेसिटी है, या फिर उनकी मैच्योरिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग कैश फ्लोज कैसे है, वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है। हम्म अगर आप इमर्जिंग मार्केट्स में देखेंगे तो यहाँ पे मे बी फास्टर ग्रोथ इज वैल्यूड मोर हम्म वर्सेस वहां पे स्टडी ग्रोथ इज वैल्यूड मोर। सो यहाँ पे भी हम्म स्टडी ग्रोथ का वैल्यू है, ऐसे नहीं है, बट जनरली वो साइकिल्स में आई थिंक इंडियन मार्केट्स हैव गॉन टू अ डिफरेंट साइकिल जहां पे थोड़ी सी ग्रोथ भी आ गई तो अच्छा है, नहीं आई तो भी मार्केट विल क्रैश इट इफ द ग्रोथ इज नॉट एज पर एक्सपेक्टेशन। और ग्रोथ है हम्म बट एक्सपेक्टेशन के क्लोज नहीं है तो क्रैश कर देंगे, ऐसे भी होता है। fair enough. Let me go back to individual investors again और वहाँ पर asset allocation जिस पे आपने टच किया था। तो I have heard you in couple of interviews where you also pay lot of focus on कि भैया खाली इक्विटी नहीं होना चाहिए, आपके पास गोल्ड डेट सबका एक प्रॉपर मिक्स होना चाहिए। तो इस पे अगर आप कुछ और इनपुट देना चाहे कि हाउ डू वन डिजाइन अ परफेक्ट एसेट एलोकेशन मॉडल बेस्ड ऑन इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट? परफेक्शन तो नहीं होगा पर इसमें हम्म जनरली आपको एक सेंस होनी चाहिए कि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कि जब लोग इन्वेस्ट करते हैं, अगर इक्विटी एसेट क्लास में इन्वेस्ट करेंगे तो वोलेटिलिटी सहने की क्षमता होनी चाहिए आप में। हम्म कि अगर मार्केट में आपने 1,000 रुपए डाल दिए, वो 1,000 रुपए के कल 500 भी हो सकते हैं या 1,500 भी हो सकते हैं। तो अगर 1,500 हो गए और आप बहुत खुश हो गए, और 500 हो गए और बहुत दुखी हो गए और इक्विटी में बाद में इन्वेस्ट ही नहीं करेंगे, ऐसा होगा तो मे बी वो इक्विटी में आपका एलोकेशन थोड़ा कम होना चाहिए। सो वो हम्म आपके टेम्परमेंट के ऊपर होता है कि आप कैसे सहन कर सकते हैं ये वोलेटिलिटी जो मार्केट में होती है वो, हम्म फॉर इक्विटी एज अ एसेट क्लास पर्टिकुलरली। इसके लिए वो लॉन्ग टर्म सोचेंगे तो थोड़ा सा वो वोलेटिलिटी एडजस्ट हो जाती है। और जितनी बार आप आपकी इन्वेस्टमेंट चेक करते हो उससे प्रॉब्लम होती है। सो हम्म वो भी एक बिहेवियरल कॉन्सेप्ट है जो इन्वेस्टर को समझना पड़ेगा कि अगर इक्विटी एसेट क्लास चूज करेंगे तो बार बार चेक करके उसकी वैल्यू देखना कितना आइडियल कितना नहीं है। फ्रिक्वेंटली करना चाहिए? आजकल तो ऐप हो गए तो वो डेली एनालिसिस दिखा दे रहे हैं इतना। व्हाट यू थिंक, वीकेंड में एक बार कर लें या महीने में एक बार करें?
आपके टेम्परमेंट के ऊपर, अगर आपको देख के तसल्ली होती है तो मे बी एवरीडे देखिए। अगर आपको पता है कि जो आपने इन्वेस्टमेंट चूज किया है वो वेल डाइवर्सिफाइड है तो मे बी 6 महीने में एक बार चेक कर लीजिए। बट ये इंपॉर्टेंट चीज है कि आपके जो गोल्स है उसके वो हाँ क्लोज रिटर्न्स है कि नहीं ओवर अ लॉन्ग हाँ पीरियड ऑफ टाइम। तो हाँ आजकल ऐसे वेबसाइट्स होते हैं जहाँ पे आप रोलिंग रिटर्न्स चेक कर सकते हो कि हाँ 1 साल का रोलिंग रिटर्न फॉर 10 ईयर्स, 3 साल का हाँ रोलिंग रिटर्न फॉर 10 ईयर्स। उसका मतलब क्या होता है कि 3 साल में कितना उतार चढ़ाव ये पर्टिकुलर स्टॉक पोर्टफोलियो ने किया हुआ है। सो ये आप हम्म चेक कर सकते हो। तो ये अगर आप चेक करोगे और आपको लगता है कि आपका लॉन्ग टर्म गोल में भी 10% ग्रो करेंगे आपका पोर्टफोलियो, तो आपका गोल मीट हो जाएगा उसमें। तो इसमें भी आपके एक्सपेक्टेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। सो मैं फिर से आता हम्म, हूँ एसेट क्लास की तरफ, जी और ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आपके जो एक्सपेक्टेशंस है कि आपकी लाइफस्टाइल कैसे चेंज हो रही है, आपके खर्चे कैसे चेंज हो रहे हैं, आपके रिक्वायरमेंट कैसे चेंज हो रहे हैं, इसकी आपको ज्यादा इसका अंदाज आपको होना चाहिए। और उसके हिसाब से आपको इन्वेस्ट करना चाहिए ये प्रोडक्ट्स में, और वैसे एक्सपेक्टेशन एडजस्ट करेंगे। अगर आप हमेशा बोलेंगे कि मैंने लास्ट 5 साल में 25% कैपिटल ग्रो किया है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके, तो हाँ वही अगले 5 साल में भी होगा, तो मे बी आपके एक्सपेक्टेशंस डिसअपॉइंट करेंगे आपको लॉन्ग टर्म में। तो अगर आप रिटर्न्स कम भी कर देंगे तो 25 से कितना कम होगा, मे बी 15 करेंगे, 10 करेंगे, 5 हाँ करेंगे। हर एक पड़ाव पे आपके फ्यूचर वैल्यू जो है आपके पोर्टफोलियो की चेंज होगी। तो क्या आपके गोल मीट होने वाले हैं वो नंबर से, तो आपको थोड़ा एडिशनल सेव करना पड़ेगा। तो ये आपके जो कॉन्स्टेंट चेंजेस होते हैं ये आपको करना पड़ता है। मे बी साल में एक बार करें या साल में 2 बार करें, वो हर एक इन्वेस्टर के अंडरस्टैंडिंग के ऊपर भी है, या एडवाइजर बेस भी होगा। एडवाइजर ही आपको रिकमेंड करेगा कि सर आपने बहुत दिनों से रीबैलेंस नहीं किया, आप रीबैलेंस कर दे। हम्म बट कमिंग बैक टू एसेट एलोकेशन, ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है वोलेटिलिटी का, जो इन्वेस्टर को समझना पड़ेगा खुद के बिहेवियर से। अगर आपको खुद को ट्रैक करना है तो ये वोलेटिलिटी आपको सहन करनी पड़ेगी, वो ऊपर नीचे होता है वो सहन करना पड़ेगा। और उसके हिसाब से इक्विटी में कितना पैसा जाना चाहिए, मे बी स्टार्टिंग में 20% डाल दो आपके ओवरऑल एसेट्स में से इक्विटी में, एंड आफ्टर 20% इफ यू थिंक कि या यू कैन नाउ यू हैव अंडरस्टूड कि ये कैसे वोलेटिल है, आपको मे बी 2 साल ट्रैक करने के बाद लगा कि आपकी टेम्परमेंट अभी समझ गए, आप थोड़ा सा आपको समझ में आ रहा है कि वोलेटिलिटी आप सह सकते हो, मे बी 20 का 30 करे, धीरे धीरे ग्रो करे। जिसको अगर स्टार्टिंग में ही कॉन्फिडेंस है, जो आइडियल सिनारियो कैसे होता है कि अगर आप यंग हैं, आपकी अर्निंग कैपेसिटी है, आपकी सैलरी ग्रो होती है आपके प्रोफेशनल ग्रोथ के हिसाब से, या आपकी इनकम ग्रो होगी, आपका बिजनेस ग्रो होगा, तो वो आपके पास कैपेसिटी है पैसे कमाने की, तो मे बी ज्यादा पोर्शन पोर्टफोलियो का इक्विटी में जा सकता है। सबसे सिंपल चीज जो ग्लोबली एक्सेप्टेड है 50-50 होता है, 50 इक्विटी 50 डेट। जो डेट में आपके पास अगर टैक्स के हिसाब से अगर आप देखें तो डेट म्यूचुअल फंड्स आर बेटर प्रोडक्ट्स। सो मे बी डेट म्यूचुअल फंड 50% डाल दिए, 50% इक्विटी में डाल दिए, कैन बी योर बेस एलोकेशन। और उसके बाद आप एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आपको लगा कि अरे ये तो मार्केट एकदम ही क्रैश हो गया और मुझे मेरे पास सरप्लस पैसे है, तो मे बी मैं वो टाइम पे मार्केट में इन्वेस्ट करूं, ना कि जब मार्केट एकदम ऊपर चला गया तो मुझे लगा कि अरे और ऊपर जा सकता है, 50 का अगर 70 हो गया तो मैं 70 का 90 कर दूं। ये हम्म गलत होता है। सो ये जो एडजस्टमेंट्स होती है वो आप खुद के लेवल पे कर सकते हैं। बट एक स्टार्टिंग पॉइंट करने के लिए 50-50 जनरली प्रिफर्ड होता है, समझने के लिए कि क्या वोलेटिलिटी होती है, क्या होता है। और उसके बाद अगर आपको लगा कि वोलेटिलिटी आप सहन नहीं कर पा रहे, तो मे बी डेट में ज्यादा रखें और इक्विटी में कम रखें, और उसको उसके आसपास रीबैलेंस करते रहे, हर साल में एक बार, हर साल में 2 बार, जैसे आपके पास पैसे आते हैं। ओके फेयर पॉइंट थोड़ा म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री से रिलेटेड एक दो क्वेश्चंस है कि वी ऑल नो दैट अल्टीमेटली म्यूचुअल फंड परफॉर्मेंस इज लिंक टू द फंड मैनेजर कि फाइनली वो डिसीजन क्या ले रहे हैं कैसे ले रहे हैं और कुछ ही फंड मैनेजर्स हैं जिनको हम सुन पाते हैं जिनको हम इवेल्युएट कर पाते हैं मतलब बिना सुने हम कैसे समझेंगे कि ये फंड मैनेजर जितना भी बड़ा पैराग्राफ लिटरेचर आ जाए कि ये फिलोसॉफी है वैसे फिलोसॉफी है। अब जैसे रौनक से बात कर रहे हैं तो जो लोग सुन रहे हैं वो आपको एक जज कर पा रहे हैं राइट कि रौनक ऐसा बोलते हैं। इंडस्ट्री में इतने सारे फंड मैनेजर्स है राइट इसको इवेल्युएट कैसे करें कि किस स्कीम में पैसा डालूं और इस फंड मैनेजर को पैसा दूं। तो कम्युनिकेट करना जो फिलोसॉफी है, प्रोसेस है, वो हर फंड मैनेजर की चॉइस है कि कितनी बार, कितनी फ्रीक्वेंटली कम्युनिकेट करें। हम तो साल में हम्म एक बार सारे इन्वेस्टर्स को बुलाते हैं, हमारी एक यूनिट होल्डर्स की मीटिंग होती है जो हम्म हम लाइव स्ट्रीम करते हैं, जिसमें जो भी यूनिट होल्डर्स के सवाल है हम सबको एड्रेस करते हैं, और हमारी फिलोसॉफी है जो फिर से उनको एक्सप्लेन करते हैं कि हम ये क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, और हमारी थॉट प्रोसेस क्या है करने में, और जो भी हमारे पोर्टफोलियो स्टॉक्स है उसकी जवाब दे सकते हैं। बट हम्म जो डेटा है वो तो सबका पब्लिश करना जरूरी है।
हर महीने फैक्ट शीट आती है, हर महीने पोर्टफोलियो डिस्क्लोज होता है। तो उसमें जो फंड मैनेजर की बिहेवियर है वो तो सबके सामने ट्रांसपेरेंट है। वो फंड मैनेजर अगर कम्युनिकेट ना भी करे किसी के साथ तो भी आप देख सकते हैं कि ये फंड मैनेजर कौन से स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहा है, और वो स्टॉक्स को किसी को अगर समझना है कि ये स्टॉक्स क्या है, तो आजकल इतने सारे आसान टूल्स अवेलेबल है, स्क्रीनर है या आपकी टूल है, वेबसाइट है, इस पर आप ट्रैक कर सकते हैं कि ये स्टॉक्स की वैल्यूएशन क्या है, ग्रोथ क्या है, ये देख सकते हैं अगर जिसको इंटरेस्ट है उसको ही। अगर आपको लगा कि ये फंड मैनेजर की एक स्ट्रेटेजी है जो ओवर पीरियड ऑफ टाइम आप अगर फैक्ट शीट देखे, उसके पोर्टफोलियो को स्टडी करे कि इसमें जो स्टॉक्स है ये मेरे बाकी फंड्स में नहीं है, तो मे बी आपको तसल्ली है कि ये थोड़ा डाइवर्सिफाइड है आपकी बाकी इन्वेस्टमेंट से, और ये स्टाइल थोड़ी अलग है, तो आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो जरूरी नहीं है कि हर पर्सन कम्युनिकेट करे, कम्युनिकेट करना अच्छा होता है, इन्वेस्टर्स को तसल्ली मिलती है, इन्वेस्टर्स को समझता है कि क्या कर रहे हैं, बट एक्चुअली जो डेटा जो है पब्लिश होता है उसमें एक्चुअली क्या हो रहा है वो समझना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके लिए आपके पास म्यूचुअल फंड एनालाइज करने के लिए वेबसाइट्स भी काफ़ी सारे हैं, उस पर आप वो फंड का नाम डाल सकते हैं और देख सकते हैं कि उनकी लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी क्या थी, उसमें लार्ज कैप में कितने इन्वेस्टमेंट्स हैं, मिड कैप में कितने इन्वेस्टमेंट, स्मॉल कैप में कितने इन्वेस्टमेंट्स हैं। अगर आपको लगता है कि आपके पास सारे फंड्स जिसमें ज़्यादा लार्ज कैप में स्टॉक्स ही है, तो मे बी आप डाइवर्सिफाई करके कोई स्मॉल या मिड कैप वाला फंड चूज कर सकते हैं। सो ये भी आप कर सकते हैं। सो ये डेटा की कोई कमी नहीं है आजकल, और हर एक फंड मैनेजर की जो एक्शंस होती है वो मंथली बेसिस पे ट्रैक होती है, एनएवी तो हर दिन डिक्लेयर होता है। सो डेटा की कमी नहीं है, पर डेटा एनालाइज करने की जो क्षमता है उसमें कमी है, वो आपको इम्प्रूव करनी चाहिए बेस्ड ऑन सेल्फ एजुकेशन या फिर एडवाइजर के साथ बैठ के। ये यहाँ पर थोड़ा इंडिया अभी भी पुअर है। मैं तो पिछले 10-15 साल से लगा हुआ एडुकेट करने में, बट समहाउ दैट प्रोपेंसिटी टू लर्न अभी भी काफ़ी लो है। एंड मुझे लगता है कि इंडस्ट्री में जब किसी किसी ने बेस्ट प्रैक्टिसेस कर रखा है, जैसे आपने एक म्यूचुअल फंड एजीएम कॉन्सेप्ट कर रखा है ना, आई थिंक ये जैसे कंपनीज में एजीएम कंपलसरी है, मुझे लगता है सारे फंड हाउस को कंपलसरी कर देना चाहिए कि भैया एक बार तो आओ और जो क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं आओ प्लेटफॉर्म पे और जवाब दो। फ्रैंकली स्पीकिंग, मैंने अपना करियर म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री से चालू किया था, मैं आपको बताया नहीं था। माय फर्स्ट एम्प्लॉयमेंट वाज विद जे म्यूचुअल फंड विच वाज वे बैक इन 2001, और मैं तब से इंडस्ट्री को देख रहा हूँ। और देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स विच आई हैव सीन यू गाइस इम्प्लीमेंटिंग सो वेल, तो मुझे लगता है कि अक्रॉस द बोर्ड कर देना चाहिए, बट लेट्स सी, टाइम विल से। लास्ट क्वेश्चन इज मोर अबाउट द नेक्स्ट बिग थिंग इन इंडिया, द नेक्स्ट बिग डिकेड। कि अगर मैं एक 25 साल का हूँ और मुझे इंडिया का वो 2047 का पूरा ड्रीम तक पहुँचना है, तो हाउ वुड यू रिकमेंड कि मैं कैसे चालू करूँ अपना जर्नी? तो सबसे पहली चीज रिकमेंड करता हूँ कि जो हमने अभी तक बात की कॉन्वर्सेशन में, जी। दो चीज उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, तीन चीज एक्चुअली इंपॉर्टेंट है। वन इज आपका प्लान क्या है, आपके जो फाइनेंशियल प्लानिंग जब आप करने वाले हो उसमें पैसे की जरूरत कभी पड़ने वाली है। ये बहुत ही सिंपल होता है समझना, आसान नहीं होता है, पर ये सिंपल होता है समझना कि क्या क्या चीजों में आपको जरूरत पड़ेगी। जो आपके लाइफस्टाइल गोल्स है, जो माइलस्टोन्स होते हैं लाइफ में, अगर आपके साथ 25 साल है आपके पास आगे, तो आप 5-5 साल की विंडो में आपको कितने पैसे कभी लगने वाले हैं, अगर थोड़े से प्लान भी कर दोगे तो आपकी थोड़ी सोच बदल सकती है इन टर्म्स ऑफ लॉन्गर टर्म ओरिएंटेशन एंड शॉर्टर टर्म ओरिएंटेशन। ये नंबर वन चीज। नंबर दो चीज ऐसी होती है कि जैसे हमने बात की कि बिहेवियरली खुद को कंट्रोल करना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और एसेट एलोकेशन या डाइवर्सिफिकेशन, ये यही दो फ्री टूल्स अवेलेबल है हमारे पास जिससे हमारी बेवकूफी को हम कंट्रोल कर सके कि ज्यादा रिस्क ना ले गलत समय पे। तो ये एक चीज करनी है। और तीसरी जो चीज है वो है डिसिप्लिन। जो अभी ये डिसिप्लिन ये बहुत ही डिफिकल्ट होता है, ये खुद को ही इंप्लीमेंट करना पड़ता है। जो भी आप 10 बार भी पढ़ोगे डिसिप्लिन करना है इन्वेस्टमेंट में, वो जब तक आप खुद इंप्लीमेंट नहीं करेंगे वो आपको नहीं होगा। डिसिप्लिन का मतलब क्या है कि आपके खर्चे कंट्रोल में रखे, आप ज्यादा पैसे बोरो ना करें, उधार ना ले, क्रेडिट कार्ड डेट नहीं बनाए ज्यादा। अगर आपको कोई एसेट बनाना हो, लाइक घर खरीदना हो, तो मे बी थोड़ा पैसा बोरो करके घर बाय कर सकते हैं। वो काफी हेल्दी इन्वेस्टमेंट होती है आपके इमोशनल संतुलन के लिए भी और आपके परिवार के लिए भी, तो वो आप कर सकते हैं। बट जो खर्चे कंजम्पशन वाली जो डेट होती है, उसको आप चुकाना अगर पड़ा आपको, तो वो काफी महंगी होती है आपके लिए। तो वो जो डिसिप्लिन होती है वो आपके बिहेवियर में होनी चाहिए। खर्चे कम हो, फोकस आपका किस पे हो कि आपकी इनकम ग्रो हो,
इनकम कैसे ग्रो होगी, जो आपके प्रोफेशनल स्किल्स है, आपके खुद में आप इन्वेस्ट करोगे, या आपके बिजनेस में आप ज़्यादा तरक्की करोगे या प्रोडक्टिव बनोगे एज अ एम्प्लॉई, दैट विल डेफिनेटली ग्रो योर इनकम लेवल ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. दैट विल अगेन सेव मोर मनी. जितना इनकम बढ़ेगा उतने आपके खर्चे अगर कंट्रोल में है तो सेविंग के लिए उतनी ज़्यादा आपकी रूम मिल जाएगी, आप ज़्यादा सेव कर पाओगे और ग्रो कर पाओगे. और ऑफ कोर्स ये तीन चीज़ों का जो कॉम्बिनेशन है, ये अगर आप रिपीट करते रहे एज अ साइकिल, तो फिर वो कंपाउंडिंग का जो मैजिक होता है, जो लॉन्ग टर्म में लोग अपनी वेल्थ ग्रो करते हैं, वो उसी से होता है. उसमें बीच बीच में कभी कभी लोग लकी भी हो जाते हैं. कोई कंपनीज में उनको कभी कभी एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन मिल जाते हैं, या फिर उनके बिजनेस में काफी तरक्की हो जाती है और वो बिजनेस जो एक लेवल का था वो काफी बड़ा हो जाता है. सो ये भी लोगों को होना चाहिए दिमाग में कि अगर पॉसिबिलिटी हो आपके पास ये सब पार्टिसिपेट करना, तो वो भी एक पार्टिसिपेट करें. और आजकल तो अब जैसे यूट्यूब के वीडियो आप बनाते हो या बाकी लोग बनाते हैं, या इतनी सारी वेबसाइट्स है, थोड़ा सा भी अगर महीने में 5-10% ऑफ योर फ्री टाइम अगर इन्वेस्ट करे समझने के लिए कि ये इन्वेस्टमेंट्स कैसे करें, क्या क्या प्रोडक्ट्स अवेलेबल है, क्या कुछ कमी है अपने एसेट एलोकेशन में, क्या कोई एडवाइजर अपनी अंडरस्टैंडिंग को थोड़ा ग्रो कर सकता है, या किसी प्रोफेशनल को हायर करे एट अ वेरी अर्ली स्टेज, तो वो इसका जो इम्पैक्ट है ना, ये लॉन्ग टर्म आपके डिसिप्लिन में काफी ज्यादा होता है, जहां पे आप एक्चुअली इन्वेस्ट कर पाते हैं ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम विदाउट वरीइंग टू मच अबाउट कि आज मुझे कौन सा स्टॉक टिप मिला, आज मुझे कौन सा म्यूचुअल फंड टिप मिला, या फिर ये एफएनओ में क्या करने, या इधर सट्टेबाजी करे या ट्रेडिंग करे. ये सब, ये जो डिस्ट्रैक्शन जो होते हैं डेली, वो आप कंट्रोल कर पाते हैं. सो फर्स्टली प्लान होना चाहिए, सेकेंडली एसेट एलोकेशन पे फोकस करना चाहिए, और थर्डली थोड़ा डिसिप्लिन खुद के बिहेवियर में आना चाहिए टू एब्जॉर्ब ऑल ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ कंपाउंडिंग. Superb, superb. I think this is the life hack of wealth creation. And Ronak ji, you're the best person we would have interacted and taken this wisdoms. Thank you so much for this amazing piece of knowledge you are sharing. And I'm sure many will get benefit. Aapko best of luck for more lakhs and lakhs of crores of managing public money. And because you guys do it responsibly, I can say for sure that people should definitely look at your fund all the time. Thank you so much. थैंक यू विवेक जी, आपने इनवाइट करके. इट वाज अ प्लेजर टू एड्रेस योर ऑडियंस एज वेल, और आपके चैनल से भी काफ़ी मैं भी सीख पाया हूँ इन सालों में. सो थैंक यू सो मच फॉर होस्टिंग दिस. थैंक यू. Thank you. Thank you, Ronak ji. Thank you so much. Bye-bye.